स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर हम लोग अभी स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देंगे। अब स्ट्रक्चर में देखो, आपको मोर और लेस स्ट्रक्चर तो पता ही है सबको। तो जहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहने लगते हैं। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये क्या आपका वर्टिब्रास है। क्या है? वर्टिब्रास है। तो इसको हम लोग वर्टिब्रास कहते हैं या वर्टिब्रल कहते हैं। अब एक वर्ड आ जाता है वर्टिब्रल डिस्क। डिस्क क्या होता है? तो दिस इज द डिस्क। क्या है? ये डिस्क, दिस इज द डिस्क। अब समझ में आ गया। वर्टिब्रास की अगर बात किया जाए तो हम लोग का ये वर्टिब्रास क्या है? ये है। अगर डिस्क की बात की जाए तो ये है वही डिस्क जिसमें आपका CSF इंक्लूडेड होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो उसको हम लोग डिस्क कहते हैं। और अगर स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होगा आपका? ये जैसे जैसे देख रहे हो, ये जो जितने भी हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं बाय द वे, है ना? क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और इसके अंदर में ये देखोगे आप, ये क्या है? बीच में ये क्या है? छेद है ना? ये होल है। ये होल है, ये डिज़ाइन तो है नहीं, इसका मतलब भी होगा ये जब एक दूसरे से सब अटैच्ड रहते हैं तो एक पतली सी एक नली टाइप की होती है, एक लड़ी कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो क्या होता है? इसके अंदर से एक दूसरे के अंदर से ऐसे करके जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, एक ऐसे करके पतली सी जो ये सब डिस्क है एक दूसरे के ऊपर रहती है, और इसी के अंदर जो एक होल है, उसी होल से वो ऊपर से लेकर यहाँ पर आपका, है ना, यहाँ आपका कहाँ पर मेडुला रीजन से, मेडुला रीजन से जो निकलता है और वो आपका सारे डिस्क को क्रॉस करते करते इंटरनली अटैच्ड होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। आई बात समझ में? अब उसी स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है? आर्टरीज, वेंस भी जुड़ा होता है, और क्या होता है? नर्व्स भी जुड़ा होता है। नर्व्स का क्या काम होता है? आर्टरीज, वेंस का तो आपको पता ही है कि आर्टरीज में एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जब वहाँ की सेल्स ले लेती है तो वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको वापस ले जाता है, वो आपका वेंस का काम है। ठीक है, अब नर्व्स का काम क्या है? तो इससे अटैच्ड है, क्योंकि आपका जितने भी ह्यूमन, मान लीजिए जैसे ये हाथ है, अब हाथ में आपको क्या करना है? आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है। हाथ में क्या करना है? ऑक्सीजन पहुंचाना है, ब्लड पहुंचाना है। तो भैया ये आपका, या फिर कोई मैसेज पहुंचाना, अब ये डायरेक्टली तो आपका कनेक्टेड नहीं ना हेड से, तो कोई ना कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना जो मैसेज दे। तो वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या? आपका ये नर्वस सिस्टम है। वो नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे, ये आपका नर्व्स यहाँ से जो निकलता है और जिसको जो जो कोऑर्डिनेट करता है वो उसको कोऑर्डिनेट कर देगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में एक बार और हम लोग हल्का सा कर ले कि न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आर द मैसेजिंग बॉडी। न्यूरॉन्स क्या है? मैसेजिंग बॉडी है। वो न्यूरॉन्स क्या करता है? देखो, मैसेजिंग बॉडी हमारे ह्यूमन शरीर में दो तरह के मैसेजिंग बॉडी होते हैं। वो एक हम लोग जानते हैं कि एक स्लो रिएक्शन होता है, एक फास्ट रिएक्शन होता है। स्लो रिएक्शन कौन करता है? हार्मोन्स, जो कि एक ग्लैंड से आपका संचालित होता है, वो आपका स्लो रिएक्शन करता है। और अभी जो फास्ट रिएक्शन की बात करें हम लोग न्यूरॉन्स पर करें, तुरंत झटपट एक्शन वाला जितना भी काम होगा वो आपका न्यूरॉन्स करेगा। तो अभी हम लोग हार्मोन्स की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, न्यूरॉन्स की चर्चा करेंगे। तो इतनी बातें आपको अभी तक में क्लियर हो गई। जिसको नहीं समझ में आया याद रखना, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी बीच में कोई इंटरफेयर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ाते जाएंगे। अब देखो क्या होता है इसमें। देखो, ये टॉपिक बहुत बड़ी है, हो सकती है कि कुछ कुछ हमसे भी छूट जाए, तो आप लोग भी कुछ कुछ कोशिश करिएगा। डिफरेंट बुक्स हैं या फिर वीडियोस हैं या जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको आप लोग खुद से पढ़ें और देखें। जितनी हो सके हम कोशिश करेंगे मेकअप कर देने का। अब मान लो अब हम लोग डिस्क के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की जो वर्टिब्रास के अगर हम लोग कॉलम की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बोले कि कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? एक है, एग्जैक्टली। कॉलम कितने होते हैं? एक है, ये एक कॉलम है। अच्छा, कभी भी स्पाइनल कॉर्ड अगर देखोगे तो कभी भी ये क्या होगा? आपका स्ट्रेट नहीं होगा, वो क्या होता है? कर्वेचर में होगा। किस कर्वेचर में होगा? एस कर्वेचर में होगा। किस कर्वेचर में? एस कर्वेचर में। तो कितने नंबर ऑफ कर्वेचर्स होंगे यहाँ पर? कितने नंबर ऑफ कर्वेचर्स आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर आपको 2 नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको कर्वेचर 4 दिखेंगे। देखो कैसे आपका एक कर्वेचर यहाँ पर आ रहा है 1, एक यहाँ आ रहा है 2, एक यहाँ आ रहा है 3, और फिर वापस से एक यहाँ आ रहा है 4। तो कितने हो रहा है? और यहाँ पर देखो मैंने नंबर लिखा है। यहाँ पर आप देखोगे कि हम 2-3 बार इसको ड्रॉ किए क्योंकि ये सिग्निफाइड नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर हालांकि छूट गया है, नंबर है, नंबर के बाद आपको पता है ये सेक्रम होगा, सेक्रम के बाद कॉपीज, यानी इवन यहाँ पर भी जगह है। और यहाँ पर ये देखो हम ऐसे खींच
खींचे भी है, तो दिस वन इज अ 4, यानी कर्वेचर कितने हैं आपके? 4 है। किस शेप में है? एस। इतना अभी तक समझ में आया? अच्छा, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड, ये जो कॉलम है, ये जो वर्टिब्रास है, तो अगर वर्टिब्रास की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वर्टिब्रास की बात करते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं वर्टिब्रास में हम लोग बोलेंगे 2 तरह के हैं, एक हम लोग बोलेंगे एक होते हैं आपके फ्यूज्ड है, एक हम लोग बोलेंगे विदाउट फ्यूज्ड, ठीक है? जो न्यूनेटल है उसका हम लोग विदाउट फ्यूज की बात करेंगे, और जो ऑलरेडी एडल्ट है उसका हम लोग फ्यूज की बात करेंगे, क्योंकि बोन्स के आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि अच्छा वर्टिब्रास में अगर हम लोग विदाउट फ्यूज की बात करें तो कितने नंबर ऑफ डिस्क अवेलेबल होंगे? 33। कितने नंबर ऑफ डिस्क अवेलेबल होंगे? 33। यहाँ पर कुछ फ्यूज भी हो जाता है, वो आपको पता होगा। और फ्यूज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने नंबर होंगे? 26। अरे ये किसको नहीं पता ये चीजें? नहीं पता तो हम क्लियर करेंगे। क्लियर करते हैं? यस मैम। देख लो, 1 मिनट लगेगा, क्लियर कर भी देते हैं, है ना? अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा ये टोटल में यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, आपके सर्वाइकल पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? सर्वाइकल पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? थोरेसिस पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? लंबर पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? सैक्रम हो गए, और क्या हो गए? कॉक्सिक्स, ठीक है? अब सर्वाइकल कितने हो गए आपके? 7 हो गए। थोरेसिस कितने हो गए? लंबर 5, हाँ 5, सैक्रल कितने होते हैं? ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो विदाउट फ्यूज की बात कर रहे हैं, विदाउट फ्यूज की बात कर रहे हैं, तो कितने हो गए? सैक्रल कितने हैं? 5 है। कॉक्सिक्स कितने हैं? 4। इसको अगर आप टोटल ऐड करोगे कितने होंगे? 33। जिसको ऐड करना है कर लो, कितने होंगे? 33। ये हो गया आपके विदाउट फ्यूज। विदाउट फ्यूज आपके टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हो गए? 33। अब आ जाओ कि अब लोग हम लोग बात करते हैं विद फ्यूज। विद फ्यूज में अगर हम लोग सर्वाइकल की बात करें तो वो आपके 7 होंगे। थोरेसिस कितने होंगे? 12 होंगे। नंबर कितने होंगे? 5 होंगे। सैक्रल कितने होंगे? 1 होंगे। कॉक्सिक्स कितने होंगे? 1 होंगे। टोटल कितने होंगे? 26। ये हो गया आपका विद फ्यूज, यानी कि फ्यूज होने के बाद एडल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? अब इस पे अगर हम लोग बात करें कि ठीक है, हम लोग विद फ्यूज देख लिए, विदाउट फ्यूज बोल दिए कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ डिस्क कितने, इतने इतने वर्टिब्रास होंगे, ठीक है? चलो, अब इसमें नर्व्स कितने निकलेंगे? कितने निकलेंगे नर्व्स? हम लोग पढ़ेंगे कितने नंबर ऑफ नर्व्स? हाँ 31 पेयर्स। इसमें नर्व्स कहाँ पर? अच्छा, अब आप नर्व्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो नर्व्स सर्वाइकल से कितने निकलेंगे? बोलो, पढ़ाए थे? सर्वाइकल से निकलेंगे 8। कितने निकलेंगे? 8। उसके बाद थोड़े से कितने निकलेंगे? 12। फिर लंबर से कितने निकलेंगे? 5। सैक्रल से 5 और कॉक्सिक्स से 8। जरा ऐड कर लेना एक बार। 8 9 20 31 आया। ये हो गया आपका, क्या हो गया? 31। काइंडली इसको याद रखें। एक एक पॉइंट अभी हम आपको बताएं कि आपका जनरल क्वेश्चंस में भी आएगा, कहीं पर आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे डॉक्टर से, ये सारे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टर्म्स होता है। तो आई होप आप इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम देखो बार बार हम ये 26 और 33 हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज होता है। उस दिन भी ये भी अराइज किया था क्वेश्चंस। तो एक ही बात याद रखो, बहुत सारे बुक में अब C8 लिखा रहता है, उतना मत जाओ, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ते जाओ। हम एक बार फिर बता दें कि अगर हम लोग विदाउट फ्यूज की बात करें तो विदाउट फ्यूज में कितने नंबर ऑफ डिस्क होंगे? 33 होंगे। विद फ्यूज की बात करें 26। नर्व्स कितने होंगे? 31 होंगे, जिसमें कि C1 में ही सर्वाइकल में कितने नर्व्स आपके पाए जाते हैं? 8। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि 8 फिर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि 8 आपका ऊपर वाले कॉलम्स में एक स्टार्टिंग में आ जाता है। अब आ जाओ, अब हम नाम की बात करते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा नाम आपको पता ही होगा कि इसको हम लोग जो C है, C सिग्निफाइज द सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल जो आपका ये गर्दन वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? आपका सर्वाइकल रीजन होता है। अब ये हो जाएगा आपका क्या है? थोरेसिस कवर्ड होगा, यानी रिबकेज कवर्ड होगा, वो आपका थोरेसिस रीजन में आ जाएगा। ये सॉरी, ये यहाँ तक है, वो आपका थोरेसिस रीजन में आ जाएगा, जिसको हम THORACIS थोरेसिस कहते हैं, ठीक है? आप बहुत सारा कफ सिरप भी देखे होंगे, थोरासिस कफ सिरप। तो थोरासिस वर्ड कहाँ से आया? थोरेसिस से आया।
ठीक है, जिसका काम ही है वो ये देखो, ये यहाँ तक ही इम्प्लीमेंट होता है और यहाँ तक ये आपका पूरा चेस्ट आपका कवर्ड हो जाता है। अब आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, ये हो जाएगा क्या है, लंबर रीजन। लंबर रीजन ये हो गया आपका कमर का रीजन, यानी जितना भी एब्डोमिनल रीजन है, ये रीजन, ये दिस रीजन, ये देख लो यहाँ ओपेक है, ये क्या है, खाली है, तो जितना भी एब्डोमिनल रीजन हो जाएगा वो क्या होगा आपका लंबर रीजन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि आपके जितना भी एब्डोमिनल रीजन, यानी 9 रीजन हम लोग पढ़ते हैं ना, 9 रीजन, वो सब किसमें आ जाएगा, लंबर। अब आप पूछोगे कि किडनी कहाँ पाया जाता है, तो एब्डोमिनल में पाया जाता है। किडनी किस घर है, तो ये आपको बताएगा लंबर रीजन में कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको सिग्निफाइज करेगा। तो आपको ये समझ में आएगा। और उसके बाद हो गया आपका सेक्रल, और उसके बाद हो गया आपका कॉक्सिक्स। हालांकि देखा जाए तो कॉक्सिक्स का उतना कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एंसेस्ट्रल से आए हैं, तो यही कॉक्सिक्स क्या होता है, प्रूव कर देता है कि हाँ हम लोग एंसेस्ट्रल रीजन से ही आए हैं, क्योंकि इसी को हम लोग टेल कहते हैं, कॉक्सिक्स को ही क्या कहते हैं, टेल पार्ट, क्योंकि उस चीज़ का अभी हमारे अब के दिनचर्या में हमारी उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है। जैसे हमारे पहले लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, लेकिन अब क्या धीरे धीरे उसको कटिंग, क्योंकि पहले लंबे बाल की जरूरत, अब क्या लंबे बालों की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको हटा देते हैं। नेल्स है, अगर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी क्या है, उसको डिजेनरेट कर दिया, उसको हटा दिया गया, क्योंकि अब आपको वैसी जरूरत नहीं पड़ रही। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वैसे धीरे धीरे जिस चीज़ की यूज नहीं होती है वो अपने आप में हट जाता है। तो कॉक्सिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब इसी कॉक्सिक्स से भी अगर कोई पूछे कि नर्व्स कितने निकलते हैं, तो आप बता देना कि कॉक्सिक्स से आपके 5 नर्व्स निकलते हैं, और एक एक नर्व्स होता है। सर यहाँ पर नर्व्स की अगर हम बात करें तो नर्व्स पेयर्स में पाए जाते हैं, और एक एक नर्व्स आपका एक एक चीज को आपका स्टिमुलेट करता है, एक एक ऑर्गन को आपका स्टिमुलेट करता है, आपका हाथ पैर सब यहाँ नर्व से ही काम चलता है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। ये उस वर्टिब्रास की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस वर्टिब्रास को एक कैटेगरीज मिलती है। कैटेगरीज मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कि कैटेगरीज, ह्यूमन कैटेगराइजेशन का, तो हम लोग 2 कैटेगराइजेशन में बात करते हैं। एक होता है आपका वर्टिब्रेट्स और एक होता है इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे मानव जिसमें आपका क्या है, आपका ये वर्टिब्रास पाया जाता है, उसको हम लोग किस कैटेगरीज में डालते हैं, वर्टिब्रेट्स में डालते हैं। और जिसमें नहीं पाया जाता है वो आपका इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, स्नेक हो जाएंगे, जेलीफिश हो जाएंगे, है ना। जो जेलीफिश जो आपके पानी में पाए जाते हैं, ये सब क्या हो जाता है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पाई नहीं जाती है वो क्या हो जाती है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो क्या हो जाता है, आपके वर्टिब्रेट्स हो जाते हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। ये इतनी बातें समझ में आई। कर्वेचर हो गया। अब चलो अब आ जाओ यहाँ पर कि ये आपको एक बार हम फिर बताते हैं कि सर्वाइकल ये क्या हो गया, आपका गर्दन का रीजन हो गया। थोरेसिस क्या हो गया, आपके चेस्ट का रीजन हो गया। लंबर क्या हो गया, आपके एब्डोमिनल कमर का रीजन हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया, सेक्रम। अच्छा, सेक्रम और फिर उसके बाद हो गया कॉक्सिक्स। तो सेक्रम का क्या यूज है, आप धीरे धीरे तो सब पढ़े हो। सेक्रम का क्या यूज है, सेक्रम एक ऐसा फीमेल में कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होली प्लेस भी कहते हैं। सेक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, होली प्लेस। होली प्लेस क्यों कहते हैं, तो दिस इज योर सेक्रम, यही है ना आपका सेक्रम, यही है। ये ऐसे नहीं होता, ये होता है, ये यही है ना, ये जो आप देख रहे हो यही है सेक्रम। कोई भी अगर बेबी होना हो तो वो कहाँ पर लाई करती है, वो तो यही लाई करेगा ना, आपका यूट्रस रीजन यही है। यही एक पोर्शन है जहाँ पर एक बेबी को एक जगह मिलती है इम्प्लांट होने का, वहाँ पर रहने का, वहाँ पर ग्रो अप होने का। तो ग्रो अप होने के लिए एक अच्छा तो इसका एक चाहिए ना, इन्वायरमेंट चाहिए। तो उसका इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करता है, ये करता है। अगर ये अगर नहीं होता तो नीचे डिस्टेंट नहीं पड़ जाती, सोचो। इसलिए इसको कहा गया है, हमारे पूरे बोन्स में इसका एक अलग ही परिभाषा दिया गया है। इसको होली प्लेस कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक जगह है जहाँ पर एक क्या होता है, एक नवजात शिशु क्या हो जाता है, इम्प्लांट होना शुरू कर देता है। तो दिस इज द प्लेस, यहीं पर है। और यहीं पर धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, क्योंकि यहीं पर आपका क्या पाया जाता है, आपका यूट्रस पाया जाता है। आई बात समझ में। चलो अब आ जाओ, ये इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर की बात कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर्स के अंदर में अगर आप देखोगे अच्छे से कि हम लोग यहाँ पर हम जो ब्लैक कलर की है तो वो आपका स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स है, ठीक है। अब आप देखो कि हम जैसे जैसे खींचे और यहाँ पर क्या है, उभार है। एक तो पहली बात कि यहाँ पर जो प्ले स्पेस जो बचता है उसको, इस स्पेस
इसको हम लोग आर्केमॉइड स्पेस कहते हैं। उस स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग? आर्केमॉइड स्पेस। अब आर्केमॉइड स्पेस आप जैसे नीचे आ रहे हो देखोगे स्पेशली, और इवन आप भी जब फिगर बनाओगे तो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि यहाँ पर एक क्या है, एक उबड़ा हुआ प्लेस है। यहाँ पर क्या है, कुछ उबड़ा हुआ आपको नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि हम गलत ये मतलब ड्रॉ कर दिए, नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। तो ये जो उबड़ा हुआ प्लेस है, दिस इज द सर्वाइकल इनलार्जमेंट। क्योंकि ये उबड़ा हुआ है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनलार्जमेंट कहते हैं। और क्योंकि ये सर्वाइकल का है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाइकल इनलार्जमेंट। अब सर्वाइकल इनलार्जमेंट जब पहले पतला पतला होता है, फिर ये मोटा हो जाता है, और फिर वापस से ये अपनी पतली लड़ी पे आ जाती है, और लड़ी आते आते फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? एक मोटा हो जाता है ना। ये जहाँ पर मोटा होता है, ये दिस वन, ये यहाँ पर ये रीजन, ये यहाँ पर क्या होता है? कौन सा रीजन आपका? T12। कौन सा? और यहाँ पर ये लंबा होने लगता है, यानी T9 से T10 T11 तक एक ग्रोथ होने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं लंबोसेक्रल इनलार्जमेंट। T12 बाय द वे, T है T10 T11 T12, लेकिन इसका नाम क्या होगा? लंबोसेक्रल इनलार्जमेंट, क्योंकि थोरेसिस के बाद तो आपका लंबर ही आने वाला है, और लंबर के बाद क्या? ये जो स्पाइनल कॉर्ड हम बता रहे हैं, आप कभी मत समझिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ऊपर से आता है और ऊपर से आता है और ये पूरा नीचे तक रहता है, ऐसे करके रहता है, नहीं, एकदम नहीं। कहाँ तक रहता है? ऊपर से रहता है। और कहाँ तक आता है? आपके थोरेसिस T12 तक रहता है। कहाँ तक रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा T10 11 12 T12 तक रहेगा। आई बात समझ में? बहुत खींच लो तो आएगा कितना? T12। और जिसका एक लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, कोई बताएगा लंबाई और चौड़ाई कितना होता है एक स्पाइनल कॉर्ड का? हाँ, 40 मिनट। सच में? एक मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है आपका 13 इंचेस, और मेल में कितना होता है? 14 इंचेस। इतना ही बड़ा होता है। अब मान लो जैसे कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक, ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया आपका? T12 तक आ गया। याद रखना, यहाँ पर कहाँ पर आ गया? T12 तक। T12 ये आपका मोटा वाला रीजन है, और इसी के पहले हम लोग इसको क्या नाम दिया है? लंबोसेक्रल इनलार्जमेंट। और जैसे ये अपना नैरो होने लगता है, यानी कि ये अब खत्म होने लगता है, द लास्ट एंडिंग पार्ट इज नोन एज कॉनस मेडुलरिस। लास्ट पार्ट, ये एंडिंग पार्ट इज नोन एज कॉनस मेडुलरिस। इसको याद कर लेना कि दिस इज द एंडिंग पार्ट, यानी कि T12 और L1 तक में ये एंड हो जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉनस मेडुलरिस। क्या कहते हैं? कॉनस मेडुलरिस। अब कॉनस मेडुलरिस से फिर एक पूंछ की तरह, जैसे घोड़े का पूंछ नहीं होता, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वैसे पूंछ की तरह वो क्या होता है? लंबर रीजन में छाया हुआ रहता है। कैसा होता है? लंबर रीजन में छाया हुआ रहता है। वो जो पूंछ की तरह उसका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाडा इक्यूनिया। क्या कहते हैं? क्वाडा इक्यूनिया। क्या कहते हैं? क्वाडा इक्यूनिया। इसको याद कर लेना। इसको जो पूंछ की तरह होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वाडा इक्यूनिया। अब क्वाडा इक्यूनिया को और भी अच्छे तरीके से शेप देने, क्योंकि ये पूंछ की तरह होता है, एकदम टेल लाइक ही होता है, अब उसको भी एक अच्छे से एक शेप देने के लिए एक यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रहता है, इसको हम लोग कहते हैं फिलियम टर्मिनल। क्या कहते हैं? फिलियम टर्मिनल। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये हम पूंछ तो नहीं ना है, ये नर्व्स है। नर्व्स आपका इधर उधर नहीं हो सकता, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फिलियम टर्मिनल। फिलियम टर्मिनल का काम क्या होता है कि वो जितने भी इसके क्वाडा इक्यूनिया है, क्वाडा इक्यूनिया से जितने भी नर्व्स निकल रहे हैं उसको एक स्टिमुलेट करके एक जगह पे डालने का, कि भैया आपको ये सेक्रम रीजन है, ये लंबर में, ये आगे जाके लंबर से फिर ये सेक्रम में जाएगा, ये कोकिक्स में जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो इसको अच्छे से जो सेग्रीगेट करता है वो आपका कौन करता है? फिलियम टर्मिनल। अब बताओ, नाम में कोई दिक्कत है कि हम एक बार और बताएं? एक बार और सुन लो सबको कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? सब ऑर्केमाइड। क्या कहते हैं? सब ऑर्केमाइड। अब सब ऑर्केमाइड स्पेस है, और जैसे ये नर्व्स है, ये नर्व्स कैसे आता है? जहाँ आपका C6 और C7 आने लगता है, वहाँ पर ये क्या नर्व्स क्या हो जाता है? थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको सर्वाइकल इनलार्जमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर वापस ये पतला होने लगता है, और पतले पतला होते 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 फिर आपका T9 T10 T11 और T12 आते आते यहाँ पर फिर से ये क्या हो जाता है? थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा होने जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? लंबोसेक्रल इनलार्जमेंट। क्या कहते हैं? लंबोसेक्रल।
अब लंबोसेक्रल इनलार्जमेंट से जस्ट नीचे जहाँ पर ये आपका खत्म होने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉनस मेडुलरिस। और कहाँ खत्म होता है? आपके T12 पर खत्म हो जाता है, यानी T12 और L1 के बीच में ये आपका खत्म हो जाता है। और उसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनस मेडुलरिस। क्या कहते हैं? कॉनस मेडुलरिस। अब कॉनस मेडुलरिस से ही फिर पूंछ लाइक स्ट्रक्चर, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। वो टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डा इक्विनिया। क्या कहते हैं? कॉर्डा इक्विनिया। अब कॉर्डा इक्विनिया जैसे ही, क्योंकि कॉर्डा इक्विनिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसको एक शेप देने के लिए वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? फिलियम टर्मिनल। क्या प्रेजेंट होता है? फिलियम टर्मिनल, कि ताकि सारे नर्व्स एक ही जगह इकट्ठा होकर अपनी अपनी जगह पे सही तरीके से चले जाए। और जो आपका ये फिलियम टर्मिनल है यही आपका आगे जाके कहाँ? सेक्रम रीजन तक रहता है। और ये जो आपका क्वाडा इक्विनिया है वो आपका सेक्रम तक जाता है और सब नर्व सप्लाई करता है। सेक्रम से कितने नर्व सप्लाई होते हैं? कितने सप्लाई होते हैं? सेक्रम से 5। वेरी गुड। तो ये हुई इतनी सी बात है, ये इतनी बातें समझ में आई। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब आगे का देखो कि ये देखो ये शेप कहाँ पर पाया जाता है। ये जो शेप हमने बनाया है, ये शेप, ये जो आप डिस्क देख रहे हो, ये डिस्क ये है ना वर्टिब्रा स्पलम का एक, इसी के अंदर ये जो आप होल देख रहे हो, ये होल देख रहे हो ना, इस होल के अंदर का जो शेप होता है वो ये है, ठीक है, वो शेप ये है। अब इस शेप का अब हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से प्यार से समझना है इसको। अब मान लो जैसे कि एक लमसम अगर आप बोलोगे हर टाइप का है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है तिरछा होता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से फिगर आउट करते हैं। अब इस फिगर आउट में यहाँ पर देखो बीच में क्या है, आपको कुछ एच शेप्ड का मिलेगा, या फिर बहुत सारे बुक में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी लिखा है, या बहुत सारे बुक में आपको एच शेप्ड भी लिखा है। तो वट एवर यू वांट टू यू कैन राइट इट। ये आपका कुछ एच शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब देखो कितना ईजी है, देखो है इसमें बहुत कुछ, लेकिन हम बहुत छांट के इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अब ये आपको दिखे, इसके अंदर में आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, हम लोग इसके अंदर की बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर की बात कर रहे हैं। क्योंकि याद करो कि जब आपको CSF निकालना होता है तो आप कहाँ से निकालते हो? हड्डी से निकालते हो क्या? इसके आप बीज से निकालते हो। आई बात समझ? तो हम लोग क्या है, यहाँ से CSF जो निकालते हैं वो यहाँ से निकालते हैं। तो ये एक रीजन आपको समझ में आया। इसी के रीजन के बीच में यहाँ पर क्या है, एच शेप्ड या फिर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिलेगा। इवन हर एक बुक में आप देख लेना, बहुत अच्छे से आपको मिलेगा। अब मान लो जैसे आप बोलो पहले इंटरनली स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो इंटरनली स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्या है, एच शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ किस, एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एक ब्रिज से जुड़ा है। पूल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं या ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रे कमीशन। क्या कहते हैं? ग्रे कमीशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ग्रे कमीशन। अब ये ग्रे कमीशन एक दूसरे को क्या करता है, अटैच करके रखता है। अब अटैच करके रखता है, ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस मेनली, ये स्पेस, ये आपका किस कलर का होता है? ये आपका ग्रे मैटर होता है। ये किस कलर का होता है? ग्रे मैटर होता है। और ये जो बाहर का होता है, ये क्या होता है? आपका व्हाइट मैटर होता है। इतना समझ में आया? आप जब फिगर आउट देखोगे ना, तो देखोगे अंदर में डार्क कलर का है और बाहर में व्हाइट कलर का। अंदर में आपको डार्क दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, और ऊपर में क्या है, व्हाइट दिखेगा। तो जो डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा, दैट वन इज द ग्रे मैटर। वो क्या है आपका? ग्रे मैटर। नाम ही ग्रे मैटर क्योंकि वो ग्रे कलर का होता है। अब हमको इतना बता दो कि अगर यहाँ पर ग्रे मैटर है तो यहाँ पर ज्यादा क्या पाया जाएगा? हाँ, क्या पाया जाएगा? न्यूरॉन्स। क्या पाया जाएगा? न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर ज्यादातर आपका न्यूरॉन्स पाएगा। तो क्यों पाया जाएगा, हम आगे भी कनेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा? ग्रे मैटर। और बाहर में क्या पाया जाएगा? आपका व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर पे बात करते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा? ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर का तो जो 2-3 भाग होता है, यानी कि आप किसी भी चीज को ले लो, तो हम लोग जब भी एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम लोग उसका स्केलेटल रीजन का ये जरूर पता लगाते हैं कि कौन आगे का साइड है, कौन बैक का साइड है, कौन पीछे का साइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज योर एंटीरियर साइड, दिस इज योर एंटीरियर साइड, दिस इज योर पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब
आगे का साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे का साइड, एंटेरियर मतलब आगे का साइड और पोस्टीरियर मतलब पीछे का साइड। तो ये जो एंटेरियर साइड है ये एंटेरियर है और ये क्या है पोस्टीरियर है, और जो इधर का रीजन है वो दिस वन इज द लैटरल। अच्छा अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एंटेरियर हॉर्न कहते हैं, इसको हम लोग पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं और इसको हम लोग लैटरल हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? Lateral. हॉर्न कहते हैं। ये हो गया आपको एक्सेप्ट समझ में आएगा कि इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं एंटेरियर हॉर्न, ऊपर वाले को पोस्टीरियर हॉर्न और साइड वाले को लैटरल हॉर्न। समझ में आया? और इसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। अब ये बातें समझ में आ गई। अब यानी कि अगर सेम एज अगर ये ग्रे मैटर है तो व्हाइट मैटर में भी कुछ इसी तरह का होगा। अब व्हाइट मैटर में यहाँ पर देखो हम लिखे भी होंगे, यस यहाँ पर देखो ये वाला है यानी कि सेम एज ये भी एंटेरियर होगा और ये भी एंटेरियर होगा। नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये होता है फ्यूनिकुलस। एंटेरियर, फ्यूनिकुलस, पोस्टेरियर, कहाँ लिखे? यहाँ लिखे, ये देखो पोस्टेरियर, फ्यूनिकुलस और लेटरल फ्यूनिकुलस। आई बात समझ में? एंटेरियर, फ्यूनिकुलस, पोस्टेरियर, फ्यूनिकुलस, कौन? व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर में क्या पाया जाता है? एक्सॉन्स पाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सॉन्स पाए जाते हैं। और एक्सॉन्स का काम क्या होता है? अच्छा व्हाइट मैटर एक्सॉन्स पाए जाते हैं तो इसका कलर व्हाइट क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सॉन्स पाए जाते हैं और एक्सॉन्स जो होता है माइलिन शीट से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसकी कलर क्या हो जाती है? आपको व्हाइट होती है। इतनी बातें समझ में आई कि एक बार और रिवीजन कराएं, एक बार और देख लो। ये आपका क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका? इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बीच का जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? आपको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर या फिर एच शेप मिलेगा, जो कि अगर ये हम लोग एच शेप होते हैं तो बीच का एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज को हम लोग कहते हैं क्या है? ग्रे कमीशन। क्या कहते हैं? ग्रे कमीशन। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रे कमीशन। और ग्रे कमीशन में यानी कि ये जो अंदर का पार्ट है, जो एच पार्ट हम लोग बोल रहे हैं अंदर का पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, उस इंटरनल पार्ट में क्या पाया जाएगा? आपका ग्रे मैटर। क्या पाया जाएगा? ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर में ये देख लो कि हम लोग बार बार कर रहे हैं कि जो आगे का साइड होगा वो हमारा एंटेरियर है, क्योंकि एक आगे होगा एक पीछे होगा ना, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। तो एक हो गया कि एक आपका एंटेरियर हॉर्न हो जाएगा, एक आपका पोस्टेरियर हॉर्न हो जाएगा और एक आपका लेटरल हॉर्न हो जाएगा। अगर वही बात अगर हम लोग व्हाइट मैटर की बात करें तो एक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटेरियर फ्यूनिकुलस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वन इज पोस्टेरियर फ्यूनिकुलस हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका लेटरल फ्यूनिकुलस हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा हम बार बार क्यों समझा रहे हैं? सुनो इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपका पोस्टेरियर हॉर्न है, पोस्टेरियर हॉर्न का काम होता है वो सेंसरी डिवीजन को कॉर्पोरेट करता है। क्या करता है? सेंसरी डिवीजन, यानी कि जितने आपके सेंस ऑफ ऑर्गन्स, जितने आपके एक्शंस होने वाले, यानी कि जितनी आपकी इंफॉर्मेशन आने वाली, सेंसरी इंफॉर्मेशन का काम क्या है? कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना है? गैदर करना है। जैसे कि कोई बोल रहा है ए भागो, नीचे से कुछ चिल्लाए ए भागो भागो भागो, तो क्या हमारा सुनने का काम किसका है? उस समय कौन सुनेगा? कान सुनेगा। हमारा पैर हाथ तो नहीं सुनेगा, कौन सुनेगा? हमारा कान सुनेगा। तो कान भागेगा क्या? नहीं भागेगा। कान एक्शन लेगा क्या? नहीं लेगा। कान का काम है सिर्फ इनपुट लेना, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आ जाता है, सिर्फ इनपुट लेना। लेकिन जैसे ही हो जाता है एक्शन डिवीजन का काम, कि एक्शन करना है, कि बोल रहा है नीचे भागो, तो वो आपका कहाँ जा रहा है? आपके ब्रेन पे जा रहा है। और ब्रेन में फिर क्या वर्क कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिया क्या नहीं, नीचे इंफॉर्मेशन आया है कि सुनाई दे रहा है कि भागो, तो फिर कौन वर्क करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस काम करेगा। अरे वो बोल रहा है भागो, पता लगाओ कि क्यों बोल रहा है भागो, कुछ हुआ तो नहीं है मेरे साथ में। तो यहाँ पर ये जो वर्क करेगा, जो भागने वाला काम करेगा, वो आपका कौन करेगा? एंटेरियर हॉर्न का एंटेरियर डिवीजन आपका काम करेगा। आई बात समझ में? फिर से हम बता रहे हैं कि पोस्टेरियर का काम होता है सिर्फ सेंसरी डिवीजन पे, यानी कि हमको देखना है अच्छा वहां से पानी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो ये तो नहीं भागेगा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक लाएगा, ये जैसा बोलेगा, आपका रीजन जैसा बताएगा, आपका कौन बताएगा? फिर ये आपका एंटेरियर हॉर्न जिस तरीके का काम बताएगा आप फिर उस तरीके का करिएगा, जिस तरह का इंफॉर्मेशन आपको ब्रेन आपको पहुंचाएगा।
आई बात समझ में? तो ये आपको समझ में आ गया कि एंड जो पोस्टीरियर का काम होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पोस्टीरियर यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कौन कॉर्पोरेट करता है, तो ये आपका हो गया पोस्टीरियर वन। और एंटीरियर रीजन को कौन कॉर्पोरेट करता है, तो हम लोग कहेंगे किसको, मोटर डिवीजन। कौन करता है, मोटर डिवीजन। तो ये ओवरऑल आपका समझ में आ गया। आप बोलोगे कि लेटरल यूनिटस या फिर लेटरल वन क्या करता है, तो लेटरल हो गया जितना आपका ऑटोनॉमिक जो आपका जो वर्क स्टैंडर्ड है, जो आपका ऑटोमेटिक जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस में है, वो आपका ये डिवीजन वर्क करता है। आई बात समझ में? आपको ये समझना है कि एक छोटा सा डिस्क कितना कितना, वो भी छोटा सा डिस्क में ये जो छेद है, इसमें सोचो कितना चीज़ है और कितना चीज़ हम छोड़ दिए हैं। क्योंकि छोड़े इसलिए क्योंकि आपको उतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, और पढ़ के सागर में घुसना ही क्यों जब अपने को कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो है अंदर में जो हम लोग ये बात कर जो क्या कहते हैं CSF जो हम लोग निकालते हैं, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स जो निकालते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यानी इस मैटर से निकालते हैं, इस मैटर से निकालते हैं। आई बात समझ में? इस मैटर से निकालते हैं। अब इस मैटर में भी और भी बहुत सारी बातें हैं कि अगर हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं तो बातें इतनी नहीं खत्म हो जाती है, बातें तो अभी शुरू ही हुई है। अब होता है, अब इस मैटर से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो रीजन क्या है, ये कौन सा रीजन है, तो ये क्या होता है, एपिड्यूरल रीजन होता है। जो अब अपने नाम से खुद से याद कर लो, ईपी मतलब क्या होता है, ईपी मीन्स अपर लेयर या फिर अपर लेयर। तो यहाँ का जो लेयर होगा, इसी लेयर यहाँ पर क्या है, एपिड्यूरल रीजन से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, CSF निकालते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे और भी है, जैसे कि मान लो जैसे ये डिस्क है, तो ये हम लोग पढ़ाए भी थे कि ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर में क्या आपके पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, डिस्क पे क्या पाया जाता है, फ्लूइड्स पाए जाते हैं। अब वो फ्लूइड्स का क्या काम होता है कि ताकि आपका जो दो डिस्क है वो आपस में क्या करें, नहीं घसराए नहीं, और इसी से फ्लूइड्स नहीं पाए जाते। इसके ऊपर में पहले एक कवरेज पाया जाता है, वो कौन सा कवरेज होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का क्या यूज है, यहाँ पर कार्टिलेज क्यों है, क्यों है कार्टिलेज, फ्रिक्शन हो जो इसके बीच में, इसलिए कार्टिलेज नहीं, फ्रिक्शंस वाला बात नहीं होगा यहाँ पर। कार्टिलेज का कुछ और यूज है, क्या यूज है, फ्रिक्शंस ठीक है कंसीडर करो, बट एग्जैक्ट नहीं होगा। कार्टिलेज का क्या यूज है, कार्टिलेज हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी में। कार्टिलेज कहाँ हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। दो बोन जब यहाँ पर फ्लेक्सिबल, सोचो अगर यहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता तो ये आपका स्टिफ हो जाता, या आप इसको मूव नहीं कर पाते, ऐसे करके आप झुक नहीं सकते हैं। ये क्या करता है कार्टिलेज, कार्टिलेज एक जो आप चिकन खाते हो, हम बार बार बताया है, चिकन खाते हो, जो चिकन में आप स्पेसिफाइड खाते हो लेग पीस, और लेग पीस में जो ऊपर का जो लेयर है जिसको आप तोड़ते हो और क्रंची क्रंची होता है, दैट इज कार्टिलेज, है ना। वो आपका बोन नहीं होता, वो क्या होता है, आपका कार्टिलेज होता है। और जो बोन ही को अगर आप खा सकते हो तो आप अंदर का शेफ्ट क्यों नहीं खा सकते, आप शेफ्ट तो नहीं खाते हो। शेफ्ट किसको कहते हैं, ये जो हम लोग जैसे ये ऊपर वाला है और ये वाला रीजन क्या होता है, शेफ्ट। तो इसको तो आप नहीं तोड़ पाते हो, खा पाते हो, क्योंकि ये क्या होता है, आपका पूरा बोनी स्ट्रक्चर होता है। और इसके ऊपर में जो लेयर होता है वो होता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक बोन नहीं होता, कार्टिलेज इज नॉट अ बोन एंड इवन इट्स नॉट अ मसल्स। ये ना ही बोन है ना ही मसल्स है, ये स्टिफ सेल, ये स्टिफ सेल है। ये हेल्प करता है कि इस लेयर के ऊपर में, ये इस लेयर के ऊपर में क्या होगा, आपका कार्टिलेज आ जाता है, और कार्टिलेज के ऊपर में आपका क्या होता है, डिस्क जो जेल्स जितने भी होते हैं, CSF का फ्लूइड्स है, यहीं पर पाया जाता है। और इसी रीजन को हम लोग आर्केमॉइड स्पेस भी कहते हैं, ये आपका आर्केमॉइड है। या अच्छा ये देखो, हम ये चीज़ बताने बोल रहे हैं, ये जो ऊपर का स्पेस है इसको हम लोग आर्केमॉइड स्पेस कहते हैं, और अंदर का स्पेस है, ये जो स्पेस है ये आपका सब ऑप्टिमाइड स्पेस है। सब मतलब अरे नीचे, सब मतलब अब बोलते नहीं है जो एक नहीं होता सबवे कहते नहीं है, सबवे है यानी कि एक रास्ते के अंदर क्या है, एक सबवे है, एक रास्ता बना हुआ है, अंदर से ही रास्ता है आपका, आप क्रॉस कर जाओ है नहीं, तो उसका नाम क्या है, सबवे। क्योंकि सब मतलब होता है क्या, नीचे। वैसे ही ये जो है दिस स्पेस, ये ऊपर वाला जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्केमॉइड स्पेस। क्या कहते हैं, आईडी ये सब पूछा जाता है, और कितना इसमें जितना हम बनाएंगे ये घिचड़ पिचड़ हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। ये ऊपर का स्पेस क्या हो जाता है, आर्केमॉइड स्पेस। और अगर अंदर का अगर हम लोग बात करें, यानी आर्केमॉइड स्पेस के अंदर का बोलते हैं तो सब आर्केमॉइड स्पेस। आई बात समझ में? अच्छा इतनी बातें समझ में आई।
अब देखो इसमें और भी बहुत कुछ है। अब और भी अगर और भी देखना है तो ये एक कुछ हेयर लाइक है, अभी हम इसलिए बता दी क्योंकि आपको बुक्स में दिखेगा कि आप बोलोगे कि मैम नहीं बताई, तो बता देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड होती है, जैसे आपका ये कनेक्टेड है तो ये क्या है, दिस इज द डॉर्सल रूट। रूट्स अवेलेबल होते हैं, फिर वहीं से क्या होता है आपके आर्टरीज और वेन्स भी पास आउट होते हैं, तो उसका भी एक कनेक्टिव है। अब वो आर्टरीज और वेन्स का वो हम आपको इधर बता देते हैं यहाँ पर। ये देखो एक मान लो जैसे ये दिस इज द मोर और लेस समझ लेना कि हम एक डिस्क का स्ट्रक्चर को बनाए हैं। अब मान लो आप कोई भी उठा लो, लंबर होता है, सेक्रेल लेथोरिक से कुछ भी निकालो, तो ये कुछ लगभग जो है लगभग ऐसा ही समझ लेना कि अगर मान लो ये डिस्क शेप है, हम आपको बताए थे कि वो एच शेप आपको कहाँ मिलेगा, अंदर में मिलेगा, है ना, मिलेगा। अब डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट जहाँ पर एक दूसरे को मिलता है तो वहाँ से एक ऑरिजिनेट होता है जिसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और यही स्पाइनल नर्व्स जो है वो एक जगह निकलता है और तब आपका वो कनेक्टिविटी बैठाता है, मतलब निकलता तो एक है, फिर उसके बाद वो धीरे 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 आपका ब्रांच फैलाता है। आई बस में तो ये और क्या छूट रहा है, तो एक चीज अच्छा ये समझ में आया, ये चीज समझना है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे याद करो 10 बार फिगर वाला बना के इसका याद करो कि ऊपर वाले को इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि ऊपर वाले रूट को क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट कहते हैं आपका, तो ये हो गया आपका जिस नर्व्स को हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब इसमें चीजें एक छूट गई हैं जो आपको जाननी होगी, वो ये है कि आपका ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल का पहला वाला तो पहला C1 को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं C1 को, हाँ एटलस कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, एक्सेस करते हैं। श्योर ना, ओके। तो चलो C1 को हम लोग एक्सिस नहीं कहते हैं, एटलस कहते हैं, एटलस कहते हैं, और C2 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। आपको पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा ही सा याद कर लो कि इस पहले C1 को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था, क्योंकि लोग एटलस और एक्सिस में हमेशा कंफ्यूज होता है। तो C1 को हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, और C2 को क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और C1 ही एक ऐसा रीजन है जो आपको क्या है, ब्रेन से यानी नाम क्यों पड़ा है। एटलस होता है कि कोई भी चीज़ है, अपना जो भार पूरा का पूरा क्या है, भार, अरे भार ही तो है, ये आपका ये सर है, ये आपका पूरा सर है, यानी कि ये पूरा सर और ये पूरा धड़ है, ये दोनों को ज्वाइंट करता है, ये पूरा एक भार अपने सर पे उठाया हुआ है, एक छोटा सा ये आपका डिस्क उठाया हुआ है, जिसको हम लोग एटलस करते हैं। बड़े बड़े बुक में, अगर ज्योग्राफी के बुक में या कोई बुक में आप देखोगे, या एटलस की एक बुक आती थी, आप शायद पढ़े भी होंगे, एटलस की बुक आती है जहाँ मैप है, वहाँ पर देखोगे कि एक आदमी है, एक एकदम बॉडी बिल्डर है, वो क्या है ऐसे करके अपना सर पे पृथ्वी पूरा उठाया हुआ है, और उसका नाम क्या रखा गया, उस बुक का नाम क्या रखा गया, एटलस। क्यों नाम रखा गया, क्योंकि वो सारा पूरा भार जो है पृथ्वी का वो अपने इतने से कंधे पे अपना वो उठाया हुआ है, इसलिए उसका नाम एटलस, और वहीं से ये चीज़ें आई है, ये एटलस। और एक्सिस क्यों, क्योंकि इस एक्सिस पे भी वो क्या करता है, देखो ये लिसन, इस एक्सिस पे क्या होता है, आपका ये चीज़ें रोटेट करता है, आएगा समझ में। ये एटलस तो है ही, एटलस हेल्प करता है, नो डाउट, एटलस पहला ये हेल्प करता है, लेकिन रोटेट किससे करता है, आप एक्सिस से रोटेट करता है। अच्छा बोलो, इतनी बातें समझ में आए कि हम फिर से कुछ करें, और कुछ छूट गया तो कुछ अपने से भी कवर कर लेना, क्योंकि बहुत है, अगर हम पढ़ाने जाए इंटरनली बहुत है, लेकिन ज़्यादा अगर पढ़ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इससे कम तो मत पढ़ना, इससे कम चलेगा ही नहीं। अब बताओ इसको हम फिर से रिविज़न कराएं कि हो गया, श्योर है, रिवीजन पॉजिटिवनेस नहीं, रिवीजन करा, चलो कराई होगा, हमको भी लग रहा है ये सब बंद ही कर दो, वो काफी लंबा। कॉर्ड से पहले हम लोग क्या किसके बारे में बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रास, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग दो तरीके से पहले बात करते हैं कि एक होता है विथ फ्यूज, एक होता है विदाउट फ्यूज। विथ फ्यूज क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एडल्ट में कितने, मानव शरीर में कितने हड्डियाँ होती हैं, कम से कम 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम लोग बच्चे में अगर बात करें कि कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो हम लोग बोलते हैं 300 प्लस होती है। क्या होती है, 300 प्लस होती है। जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ कुछ बोन्स क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जो कि कंसीडर्ड हो जाता है एक बोन, जो कि कंसीडर्ड हो जाता है एक बोन। तो अभी हम लोग उसी आधार पर बात करेंगे कि पहले अगर हम लोग बात करें कॉलम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम लोग बात करें, अब समझ में आ गया, क्लियर गया आपका क्या है, वर्टिब्रल कहते हैं हम लोग इसको। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि विथ फ्यूज विदाउट फ्यूज, तो पहले हम लोग कर लेते हैं विदाउट फ्यूज। विदाउट फ्यूज में जिसमें आपका सर्वाइकल